हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में क्लास 11th की मैथ्स हम करने वाले हैं और इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4 लेने वाले हैं, जिसमें हम चार मेजर थिंग्स करेंगे, जिनमें से नंबर 1 है हम वेन डायग्राम को समझेंगे, नंबर 2 यूनियन ऑफ सेट्स को समझेंगे, नंबर 3 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझेंगे और नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंस इन सेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सबसे पहले बेटा वेन डायग्राम को समझना पड़ेगा। वेन डायग्राम के ना कुछ परफेक्ट रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले समझते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि इसकी डेफिनेशन वगैरह तो बुक में लिखी है, वो आप ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है। तो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि बेसिकली वेन डायग्राम है क्या। वेन डायग्राम के अंदर क्या है कि यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, जो कि काफी बड़ी है। यहां पे मैंने सिर्फ सिंबल बनाने के लिए किया है, रेक्टेंगल के साथ उसको शो करते हैं। और ऑल इट्स सबसेट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे, ऑल इट्स सबसेट्स आर represented by closed curves, usually circles। तो बेटा क्लोज्ड कर्व बनानी है, जैसी मर्जी बना सकते हो, बट ज्यादातर सर्कल्स बनाते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक इसकी एग्जांपल बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से समझना इसको। यहां पे U हमेशा लिखते हैं बिकॉज रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। और यहां पे सपोज करो कि मैं यूनिवर्सल सेट जो है वो ले लेता हूं कि इट इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेट अस राइट इट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, तो अब मैं एक सेट ले लेता हूं। यहां पे सपोज करो कि एक सेट हम ले लेते हैं ये वाला, तो इट विल बी A इज इक्वल टू 2 4 5 6 8 9। तो ये सेट हमने ले लिया, इसके सारे एलिमेंट्स ऊपर प्रेजेंट है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 4 8 6। सो इट कुड बी एनी फिगर। देखने में तो आपको बड़ी अजीब सी लग रही है, बट इट इज योर सेट ए। ये कौन सा सेट होगा? ए। और अगर मैं तो यहां पे सेट बी ले लेता हूं, सपोज करो विच इज 5,9, देन इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज यूजिंग दिस। अब यहां से ये चीज तो देखने से ही क्लियर हो जाएगी कि जो ए है वो सबसेट था यूनियन का, और बी जो है वो सबसेट था ए का भी, और बी जो था वो सबसेट था यूनियन का भी। तो अब ध्यान से देखो, बड़ा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के अंदर एक क्लोज करवाई ए की, उसके अंदर दूसरी क्लोज करवाई बी की। तो यहां से हमें देख के पता चल जाएगा कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो बेसिकली बेटा ये जो डायग्राम्स हैं, दीज आर यूज्ड इन रीजनिंग एग्जामिनेशन, कि जहां पे आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े, आप देख के ही उसको एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो यहां पे देखने से क्लियर हो रहा है कि कौन किसका सबसेट है। ए यू का सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है और बी यू का भी सबसेट है। ठीक है, सो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं हम अपने यूनियन। तो दिस इज द वे इट कैन बी मेड। अब मैं वेन डायग्राम के साथ ही यहां पे आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, अब बेटा ध्यान से देखना, यूनियन of
set is defined as collection of elements of one set, collection of all sets but common elements are not repeated। तो ये बेटा मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में ऐसी डेफिनेशन नहीं है। सो इसको समझने के लिए आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। देखो, यूनियन ऑफ सेट्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स बट द कॉमन एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। आपकी बुक में क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है तो सिर्फ 2 सेट्स की यूनियन करवाई गई है, बट प्रॉपर्टीज के अंदर उन्होंने 3 सेट्स की भी यूनियन ले रखी है। सो बेसिकली तो मैंने यही बताने की कोशिश की कि सपोज करो कि अगर आपके पास एक सेट है A B C D और दूसरा सेट है आपके पास C D E F G, तो ये सेट A मान लो, इसको सेट B मान लो, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका? पूरी ABCD XYZ तक। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये 2 सेट्स हो गए। तो अगर मैं यहां पे A यूनियन B लिखता हूं, देखो यूनियन का जो सिंबल होता है दैट इज गिवन बाय दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन, बड़ा सा U डाल दो। सो दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। तो अगर A यूनियन B सेट निकालना तो मेरे को इन दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, पर जो कॉमन है जैसे C और D हैं, जो कॉमन है उनको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। यानी कि मैं लिखूंगा A, B, C, D। अब C D ऑलरेडी लिख दी है, इसलिए E F G, तो ये आ जाएगा मेरा A यूनियन B। और अगर इसकी वेन डायग्राम बना के यहां पे देखें तो ध्यान से देखना बेटा, ये यूनिवर्सल सेट था, ये हमारा A सेट हो गया, ये हमारा B सेट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जैसे यहां पे C D कॉमन में थे, बट हमने सारे एलिमेंट्स लिए A के भी B के भी, बट जो कॉमन वाले थे उनको रिपीट नहीं किया। यानी कि अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसे। ये A सेट के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, तो इसको ही एक्सटेंड कर देंगे B में। इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये A यूनियन B की है, इसकी है A यूनियन B की। इसमें A के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, B के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं और कॉमन वाले भी आ रहे हैं, बट कॉमन वाले एक ही बार हम लिख रहे हैं, रिपीट इनको नहीं कर रहे। तो आई होप सो कि आपको यूनियन समझ आ गई होगी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, उसको लिखने से पहले एक एग्जांपल लो। अब एग्जांपल है, आपकी बुक में तो स्टेटमेंट अलग है, बट मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि सपोज करो कि A B C ये हमारे पास एक सेट है वेयर A B C, ये जो तीनों हैं A B C, ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, where A B C are football players। कौन है ये? फुटबॉल प्लेयर्स। और C D E, these are basketball players। तो जब मैं अगर इस सेट को मैं मान लेता हूं सपोज करो X, इस सेट को मैं मान लेता हूं सपोज करो Y, तो अगर X यूनियन Y निकालना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? A, B, C। अब C दोबारा से नहीं लिखेंगे, तो ये सेट क्या बन जाएगा? R फुटबॉल और बास्केटबॉल प्लेयर्स।
और बोथ, यही होगा ना। जैसे अब जो सी है वो फुटबॉल भी खेलता है और बास्केटबॉल भी खेलता है, तो ए जो है, ए बी जो है वो कर ले फुटबॉल प्लेयर्स थे, डी ई जो है वो कर ले बास्केटबॉल प्लेयर्स थे, बट जो सी है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों खेलता है। सो इस तरीके से यू कैन राइट इट डाउन। अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ी है स्पेशली, मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। अब ए यूनियन बी, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स कैन बिलोंग टू ए और एक्स कैन बिलोंग टू बी। इसका मतलब है या तो x a को बिलोंग करेगा या b को करेगा या दोनों को कर सकता है ना, और आ गया या a को करेगा या b को या दोनों को। सो इस तरीके से इसको जो है हम मैथमेटिकली लिखते हैं। सो इस तरीके से लिखना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये और वर्ड यहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इट इज ओनली मेड फॉर यूनियन, इसके लिए बना हुआ है ये यूनियन के लिए। तो यू कैन नोट इट डाउन। तो चलिए अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज समझनी बेटा बहुत ज्यादा आसान है। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है, तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के भी बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। अब बट नेचुरल है, अगर ए और बी का यूनियन ले लो या बी और ए का यूनियन ले लो तो ग्राफ तो ऐसे ही बनना है। दूसरा, अगर ए यूनियन बी आपने निकाल लिया और उसका यूनियन ले लिया आपने सी के साथ, अब देखो तीन सेट्स का यूनियन आ गया, या आप ए का यूनियन ले लो बी यूनियन सी के साथ, तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब अगर ए यूनियन फाइव के साथ करते हो, यानी कि ए कोई सेट है उसका यूनियन आप फाइव के साथ कर रहे हो, फाइव एम्प्टी सेट है तो फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ कंडीशन एक और लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन अगर ए करोगे तो भी बेटा आंसर तो यही आएगा। अगर ए का ए के साथ यूनियन करोगे तो इसको हम बोल देते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। सो लिखने में कई बार बेटा आपको हो सकता है समझना है, पर मैं जो बोल रहा होता हूं, जो नरेट कर रहा होता हूं, तो उसको ध्यान से देखा करो, सॉरी सुना करो। तो फिफ्थ लॉ है कि अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेंगे हम ए का, तो बट नेचुरल है कि आंसर हमारा यूनिवर्सल ही आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट है, सपोज करो कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो उसके साथ मैं सेट ए का ही यूनियन लूं तो वो पूरे का पूरा ही आएगा ना, so it will be universal. So it is law of universal. So बेटा ये थी हमारी कुछ 5 प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन जो मैंने अपने से बनाई है थोड़ी सी इजी समझने के लिए, कि इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स of the sets but without repetition, so repeat करने के बिना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ले लेते हैं, 9 10 ये एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लें और ए को कंसीडर कर लें 1 2 3 4 5
3 4 5 एंड बी को कंसीडर कर लें 4 5 6 7 8 9। तो ए इंटरसेक्शन का सिंबल बेटा यूनियन से उल्टा होता है, इंटरसेक्शन को इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया। ए इंटरसेक्शन बी में इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 5 4 5, और तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, बट इसको लिखेंगे एक ही बार में, यानी कि 4 5। सो इस तरीके से बेटा इसको लिखते हैं, इट्स 4 5। तो अगर इसकी वेन डायग्राम स्टडी करें यहां पे तो बहुत ही इजी बन जाती है। दैट इज ये यूनियन सेट था, सॉरी यूनिवर्सल सेट था, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब इनके कॉमन एलिमेंट्स यहां पे लिए हैं, तो हम यहां पे सिर्फ इनके जो कॉमन वाला हिस्सा है उसको शेड कर देंगे, और इसको यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन बी इन द केस ऑफ सेट्स। सो इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी स्टडी कर सकते हैं, वो मैं आपको भी बताता हूं। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं वही कि ए बी सी, इसको एक सेट मान लेते हैं, दीज आर योर फुटबॉल प्लेयर्स एंड y is equal to C D E, these are your basketball players, basketball players, तो x intersection y will be only equal to C। और इसको अगर हमने वैसे ही जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि these are the football and basketball players, basketball players। ठीक है, अब इसके अंदर हमने फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले रखे हैं अलग अलग, जैसे अकेले फुटबॉल प्लेयर्स निकाल दिए, अकेले बास्केटबॉल प्लेयर्स निकाल दिए, बट जो दोनों खेलते हैं सिर्फ उसको लिखा। यानी कि इसकी अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर आपने लिखना हो तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें एंड आता है, इंटरसेक्शन के केस में क्या आता है? एंड। सो ये आपने याद रखना है कि जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहां पे एंड आएगा, और जहां पे यूनियन होगा वहां पे हमारे पास आएगा और। तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि ए इंटरसेक्शन बी ले लो, that will be equal to B intersection A, which is again commutative property। So commutative लॉ बोलते हैं ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी की अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लो, या A इंटरसेक्शन B निकाल लो पहले और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ C निकालो, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी तो बहुत ही जबरदस्त है कि अगर ए की इंटरसेक्शन लेते हो फाई के साथ, अब बात याद रखना इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। इंटरसेक्शन के केस में क्या है कि कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है? तो कॉमन एलिमेंट्स ए में और एम्प्टी सेट में क्या आएंगे? कुछ भी नहीं, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ए और फाई, भैया फाई के बराबर होगा ये यहां पे। तो इस चीज को ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। इसके बाद एक और फंडामेंटल है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करते हो, ए इंटरसेक्शन ए करते हो तो आंसर यही आएगा। वो तो पता ही है कि अगर ए की इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो ए ही बचेगा, ठीक है? पॉइंट है कि अगर यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन हम लेते हैं ए के साथ, तो
तो आंसर क्या आएगा? अब यूनिवर्सल होता है बड़ा सेट, उसमें से एक छोटा सेट लिया और उसके साथ बड़े वाले सेट की इंटरसेक्शन निकाली, तो कॉमन एलिमेंट्स किसके आएंगे? ए के आएंगे ना, तो इट विल बी इक्वल टू ए अगेन। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, और यहां पे आएगा वही इम्पोर्टेंट लॉ। सो ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अब यहीं पे बेटा मैं दो एक लॉज जो हैं वो और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये लॉज को बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लॉज को नहीं समझोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये लॉज बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं बोला कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो उसको कैसे लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए की बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन आ जाएगा, और ए की सी के साथ इंटरसेक्शन, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। अब इसी तरीके से अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाए, तो उसी को भी इसी तरीके से लिखेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। अब इस केस में यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। समझ रहे हो बात मेरी? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। सो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और ये थे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ये आपको इसलिए करवाए गए कि बिकॉज इनको हम बहुत जगह पे यूज करेंगे, ठीक है? तो नोट कर लो आप इसको। तो बेटा अब हम करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स अगर आपको करना है तो सपोज करो आपने ए सेट लिया। अब ए सेट जो है उसके अंदर मैंने वैल्यूज ली 1 2 3 4 5 6, और बी सेट लिया, उसके अंदर मैंने वैल्यूज ली कुछ लगा लो कि 5 6 7 8 9 10, और यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा 1 से लेके 10 तक का। तो अगर मेरे को a माइनस बी करना है तो वो सेट आपको लेना पड़ेगा, वो वाले एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो a में तो हैं पर b में नहीं है। अब a में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है? तो 5 6 तो कॉमन है, यानी कि b के अंदर ये 5 6 है, तो इसको काट दो। अब 1 2 3 4 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर नहीं अवेलेबल, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 1 2 3 4। ये बात बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a but not in b। अगर आप b माइनस ए यहां पे निकालते हो तो यहां पे एलिमेंट्स इन b आ जाएगा, एलिमेंट्स इन b बट नॉट इन a। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं? तो जैसे 5 6 उधर है तो इसको काट दो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10। So these are those elements जो A में है पर B में नहीं, B में है पर A में नहीं। अगर आप इनकी वेन डायग्राम बना के देखना चाहते हो तो वो बहुत ही आसान काम है। देखो ये है सेट A, ये है सेट B। मेरे को A माइनस बी में क्या लेना था कि जौन से मेरे पास A में है एलिमेंट्स पर B में नहीं है वो वाले। अब ये वाले कौन से होंगे? जो एलिमेंट्स B में है पर A में नहीं थे, यानी कि ये वाली साइड हो जाएगी A माइनस बी वाली, और ये वाली साइड हो जाएगी B माइनस A। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट
a माइनस बी एंड b माइनस ए। तो ये तो बेटा हो गया हमारा डिफरेंस इन सेट्स। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बतानी भूल गया, मैं दोबारा से बता रहा हूं कि इंटरसेक्शन के केस में अगर दो सेट्स हैं, a इंटरसेक्शन b है और a इंटरसेक्शन b करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स बच रहे हैं 5, यानी कि a और b सेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट जो है वो सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सेट A के अंदर ले लेता हूं 1 2 3 और सेट B में ले लेता हूं 4 5 6, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे कि दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ये बात मेरी याद रख के चलना, दीज सेट्स आर कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन अगर आप लेके देखो कि a माइनस बी की इंटरसेक्शन लेनी है b माइनस ए से, तो क्या कोई एलिमेंट मैच करता है? कोई एलिमेंट मैच नहीं। इसका मतलब क्या है कि दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट मेरे को और याद आ रहा है कि अगर मैं यहां पे इसको ब्लू शेड कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा A इंटरसेक्शन B का। तो अगर A इंटरसेक्शन B यहां से निकालना हो तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू किसके बराबर आएगी? इट विल बी 5 6, क्योंकि 5 6 इधर भी है और 5 6 उधर भी प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो कि अगर इन तीनों सेट्स की इंटरसेक्शन ले लो, यानी कि A माइनस बी की इंटरसेक्शन अगर A इंटरसेक्शन B से ले लो तो ये भी डिसजॉइंट आएंगे, डिसजॉइंट, बिकॉज इनमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर B माइनस ए करते हो उसका इंटरसेक्शन y के साथ निकालते हो, सॉरी y के साथ करा, A इंटरसेक्शन B के साथ निकालते हो तो वो भी क्या आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब है कि ये वाले सेट्स भी जो होंगे दीज विल बी आल्सो डिसजॉइंट। सो कितनी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज है जो एक छोटे से आर्टिकल से निकल के आ रही है। सो दीज आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस इन सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड यूनियन ऑफ सेट्स। सो बेसिकली बेटा आपको यूनियन ऑफ सेट समझ आ गई, आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ आ गई, आपको डिफरेंस इन सेट समझ आ गई, इनकी प्रॉपर्टीज समझ आ गई। और अब बेटा हम एक्सरसाइज का कुछ सम सॉल्व करेंगे, तो प्लीज बी रेडी टू सॉल्व द सम्स। तो बेटा ऐसे मैंने कुछ आपकी एक्सरसाइज में से यहां पे नोट कर दिए सम्स और इनको हम करेंगे सॉल्व, जिसके बाद आप एक्सरसाइज 1.4 को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर बोला फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो अब सेट है A 1 3 5 और B है 1 2 3। तो इसका यूनियन अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम? तो A यूनियन B के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो 1 2 3 और 5, क्योंकि 3 को रिपीट कर नहीं सकते, सबसे पहले लिखेंगे 1 फिर 3 फिर 5 और फिर कौन सा आ जाएगा 2। यही एलिमेंट्स बनेंगे, बिकॉज 1 रिपीट नहीं हो सकता, 3 रिपीट नहीं हो सकता। सो दिस विल बी योर आंसर। ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 3 5 लिख दो या 1 3 5 2 लिख दो, एक ही बात है। अब ये जो है इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो ध्यान से, x where x belongs to natural numbers where x is greater than 1 but less than equal to 6, यानी कि ये होगा 2 3 4 5 6 और ये होगा हमारा 6 से बड़ा 10 से छोटा, यानी कि 7 8 9। अब इन दोनों का यूनियन लेते हैं, यानी कि A यूनियन B लेते हैं, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, बेटा जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है उसी फॉर्म में आंसर देने की कोशिश कर रही है। x where x belongs to natural number and x जो है वो 1 से बड़ा है बट 10 से छोटा है। देख लो सारे एलिमेंट्स वही हैं, 1 से बड़े वाले
और 10 से छोटे वाले ना 1 के इक्वल है या ना ही 10 के इक्वल है। सो दिस विल बी योर आंसर। तो ग्रीन पेन से थिंग्स को समझ नहीं आ रही होगी, ब्लैक से कर देते हैं। अब A B C D 4 आपको बेटा दे रखे हैं सेट, और आपको कहा है इन दोनों को फाइंड करो। अब B इंटरसेक्शन D, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है कोई चीज कॉमन? ना 7 इसमें है, ना 9 इसमें है, ना 11 इसमें है, ना 13 इसमें है, तो यानी कि B इंटरसेक्शन D तो हो जाएगा 5। बट अब हमें ढूंढना है A यूनियन D, फिर B यूनियन C। तो सबसे पहले A यूनियन D फाइंड करो, तो आ जाएगा 3 5 7 9 11, और यहाँ पे आ जाएगा 15 और 17। ये हमारा बन जाएगा A यूनियन D। अब इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है B यूनियन C के साथ, तो 7 9 11 13 और 15। तो इनमें से कॉमन ले लो, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 11 इधर भी है, 11 इधर भी है, 15 इधर भी है और इधर भी है। बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि आ जाएगा 7 9 11 और 15। सो दीज विल बी दी कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। देखा कितने आसान सम है। अब देखो ये, अब x ये है, y है, तो x माइनस वाई लिखना, तो एलिमेंट्स ऑफ x लेने हैं पर जो y में नहीं है। तो क्या है, b इधर भी है, d इधर है, तो इधर है, यानी कि a c ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x में तो है बट y में नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधा हमारे पास a, c। अब y माइनस एक्स की बात करोगे तो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो y में है बट x में नहीं है, तो उनको माइनस करके देख लेते हैं। तो देखो अब ध्यान से, f और g ही ऐसे एलिमेंट्स, बिकॉज b भी इधर है, d भी इधर है, तो ये आ जाएगा f, g। और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? x इंटरसेक्शन y वाले कॉमन वाले, वो है b और d जो दोनों तरफ है, तो b, d। तो इस तरीके से बेटा आप ये फाइंड कर सकते हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following are disjoint sets? Disjoint sets होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कंडीशन हो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाए, यानी कि A इंटरसेक्शन ऑफ B अगर इज इक्वल टू 5 है तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट। सो ये जो होगा ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, नॉट डिसजॉइंट। अब इसमें हाँ, अब ये देखो सारे इवन है, ये ऑड है, यानी कि A इंटरसेक्शन B यहां पे आ जाएगा 5 एंड हेंस ये आ जाएगा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। अब A E I O U और इसमें A B C D ऑफ, देखो A फिर कॉमन आ गया, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट। सो जब भी आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो 5 के बराबर आए तभी डिसजॉइंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 1.4 के बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी को नहीं समझ आई then you can call me at 9023241122. So till then, stay at home, stay safe.